अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमने पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन देखनी है कि पार्टनरशिप फर्म को या बिजनेस को रजिस्टर कैसे करवाना है। ठीक है जी। तो इनिशियली कुछ चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि आज जो हम पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन का या फॉर्मेशन का जो प्रोसेस सारा देखेंगे, वो हम देखेंगे जी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत। जो कानून हमारे पास है, जो लेजिस्लेशन हमारे पास है, जो आज हमने उसके तहत रजिस्ट्रेशन करनी है, दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932। और इसी के साथ साथ हमारे पास एक और पार्टनरशिप का लॉ अवेलेबल है, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2017। कभी किसी ने इन दोनों कानून के नाम सुने हैं या नहीं? सर आपने तो सुने ही होंगे, आपके अलावा जो यहाँ पे लॉयर्स हजरात हैं उन लोगों ने पढ़ा भी होगा बिल्कुल 1932 का एक्ट, कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना जी। चलें जी, और किसी ने? बिजनेस लॉ में भी इसको कवर किया जाता है। सर बिल्कुल, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो आज़ाद होते साथ ही जो ब्रिटिश लॉ थे वो पाकिस्तान ने अडॉप्ट कर लिए थे, इंग्लिश लॉ। इसी वजह से कहते हैं कि जी पाकिस्तान का जो लॉ है वो इंग्लिश लॉ है। तो ये अभी तक चल रहा है। इंडिया में भी कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, उन्होंने अपने लॉ इंट्रोड्यूस कर दिए, लेकिन पाकिस्तान वही लेकर चल रहा है कि जी जो अंग्रेज़ों ने बना दिए थे वही फिलहाल जो कुछ कानून है वो चल रहे हैं। ऐसे जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, वो भी वैसे ही चल रहा है। पार्टनरशिप आपको बता दी है। सॉरी, सोसाइटीज एक्ट, बिल्कुल वो तो 1862 का है गेस। यस, काफी पुराने ये जो। सॉरी, नहीं 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 सर, वहां नहीं, ये जब हुआ, ये देखें ये जब के लॉ हैं, जब इंडिपेंडेंस से पहले के सारे लॉ हैं ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इंडिपेंडेंस हुई तो सारी बातें, पहले ये सारा एरिया किसके पास था? ब्रिटिश के पास ही था। तो यहाँ पर यही लॉ अप्लाई होता था, तो जब वो गए तो सिर्फ वो चले गए, बाकी सारी चीजें छोड़ गए। ठीक है जी। तो कानून जो हमारा है वो बेसिकली समझ लें, उसकी जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं, वो सब के सब इंग्लिश लॉ है। ठीक है जी। अच्छा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहते हैं जी कि कम से कम दो बंदे हों तो आप ये पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं। मेक सेंस? पार्टनरशिप का मतलब ही यही है कि एटलीस्ट दो बंदे हों। और मैक्सिमम कितने हो जी? 20, 20। अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 मिनिमम टू पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 20 पार्टनर्स। नंबर वन, 20। नंबर टू, कि अगर आप ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत एक पार्टनरशिप रजिस्टर करवाते हैं तो ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी कंसिडर की जाएगी। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसिडर की जाएगी उसके पार्टनर्स के लिहाज से। कल क्या बात हुई थी हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप के केस के अंदर, कि वहां पे कोई सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है? नहीं, नहीं है। यहां पर है। यहां पर जस्ट बिकॉज के कानून हमारे पास अवेलेबल है और उस कानून के तहत रजिस्ट्रेशन हो रही है, और वो कानून इस रजिस्ट्रेशन को, इस पार्टनरशिप को एक सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या कहलेंगे जी, एक स्टेटस उसको प्रोवाइड करता है कि इसके पार्टनर्स इस बिजनेस से, इस पार्टनरशिप से सेपरेट कंसिडर किए जाएंगे। तभी आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टीज भी पार्टनरशिप पे ट्रांसफर हो जाती हैं। अगर आप गाड़ी लीज करवाना चाहें या नाम पर करवाना चाहें तो पार्टनरशिप पे हो जाती है। ऐसे ही है। देखा आपने या नहीं देखा? सर मैंने तो देखा अपनी लाइफ में। जी सर, मैंने बिल्कुल ये चीज़ देखी है। और वो पार्टनरशिप में अगर आप कोई गाड़ी लीज करवाना चाहें या आप, सर मैं बता रहा हूँ सर, वो कंपनी तो है ही नहीं ना सर, वो तो पार्टनरशिप फर्म है। जस्ट बिकॉज ऑफ द सेपरेट लीगल एंटिटी, तो उसके नाम पर कोई गाड़ी भी लीज हो सकती है और कोई प्रॉपर्टी भी आप लीज करवा सकते हैं। तो एज सच
इसका सेपरेट लीगल एंटिटी का फिर तो मकसद ही फौत हो गया ना, अगर ये काम कर ही नहीं सकते आप तो। अगर आपको बैंक लीज, इसका अब इसकी नॉर्मल एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करवाई और मैं गया बैंक के पास, मैंने कहा सर मुझे 10 मिलियन का लोन चाहिए, 10 मिलियन का लोन चाहिए। अब मुझे बताएं, वो बैंकर जो है मुझसे पूछेगा जी लोन आपको इंडिविजुअल बेसिस पे चाहिए, बिजनेस पे चाहिए? मैं बोलूंगा ये मेरी पार्टनरशिप फर्म है, मुझे इस पे बिजनेस लोन चाहिए 10 मिलियन का, राइट? तो वो क्या करेगा कि वो मेरे बिजनेस की इवैल्यूएशन करेगा कि इसके बिजनेस में इतनी चीजें हैं, ये इतना वाइबल है, इतने एसेट्स हैं, इतनी फाइनेंशियली साउंड है इसका बिजनेस कि हम इसको दे दें। तो वो जो बिजनेस जो एक्वायर मैं करूंगा वो पार्टनरशिप के नाम पर होगा, वो बीइंग अ पार्टनर मेरे नाम पर नहीं होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप के केस में जाता हूं और मैं बोलता हूं कि जी मुझे लोन चाहिए, बिजनेस लोन, तो वो मेरा बिजनेस लोन तो देखेंगे, बिजनेस कैपेसिटी तो देखेंगे इनका बिजनेस है या नहीं है, लेकिन लोन जो मुझे मिलेगा वो मेरे नाम पर मुझे मिलेगा। बात समझ आई या नहीं? इसी नहीं है समझ में, आपको बता दूं किस किस को ये बात समझ नहीं आई है? नहीं आई? अच्छा। पार्टनरशिप बनाई मैंने, ये और मैं पार्टनर है, आदिल साहब नाम है आपका जी, आदिल साहब और मैं पार्टनर है। हम दोनों ने कहा जी हम 10-10 लाख रुपए डालेंगे और बिजनेस स्टार्ट करेंगे। हमने 1 साल काम किया और हमने इस 20 लाख से, लेट सपोज मैं कहता हूँ जी 10 मिलियन का प्रॉफिट जनरेट कर लिया पहले साल में, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब हमने कहा जी हमें और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ताकि हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है। हमने क्या किया कि हम बैंक के पास गए, अकाउंट जहाँ हमारा ओपन था पार्टनरशिप का। हमने कहा जी हमें इस पार्टनरशिप पे, इस बिजनेस पे क्या चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, राइट? मैं कहता हूँ सारा काम हो गया, वैल्यूएशन होगी और बैंक ने हमें 10 मिलियन का लोन दे दिया। मेरा क्वेश्चन यहां पर यह है कि वो 10 मिलियन का लोन उस पार्टनरशिप को दिया जाएगा या उनके पार्टनर्स के नाम पे उसको एलोकेट किया जाएगा? वो अगर लाइबिलिटी अपने पास रिकॉर्ड करेगा बैंक, तो वो किसके अगेंस्ट लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेगा? एंटिटी के अगेंस्ट करेगा या पार्टनर्स के अगेंस्ट करेगा? यही समझाना चाह रहा हूं। जस्ट बिकॉज ऑफ द सेपरेट लीगल एंटिटी, कि बैंक जब अपने पास कोई लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेगा कि जी इन्होंने मेरे पैसे देने हैं, तो वो शहीर साहब या आदिल साहब का नाम नहीं लिखेगा, वो मेजरली जो नाम लिखेगा वो किसका लिखेगा? उस एंटिटी का नाम लिखेगा। लेकिन जाहिर बात है उस एंटिटी को चलाने वाले कौन है? मैं और ये। तो अल्टीमेट लाइबिलिटी किस पर गई? हम पर गई। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब मैं प्रोप्राइटरशिप की बात करूं, यही सेम सिनेरियो कर लूं, पार्टनरशिप को उड़ा दूं कि आदिल साहब का अपना बिजनेस है, जब बैंक अपने पास लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेगा इन दैट सोल प्रोप्राइटरशिप केस, तो वो आदिल साहब के नाम से क्रिएट करेगा। यहां पर हमारे पास सेपरेट लीगल एंटिटी होने की वजह से यही मतलब है कि उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन कंसिडर किया जाता है, कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है अकॉर्डिंग टू द लॉ। और जिस तरीके से एक नेचुरल पर्सन के नाम पे सारी चीजें हो सकती हैं, उसी तरीके से एक आर्टिफिशियल पर्सन के नाम पर भी वो चीजें आप कर सकते हैं जी। ठीक है जी। दो बातें, किस किस को अब ये बात क्लियर नहीं है? क्लियर है जी? आप सबको भी क्लियर है? अच्छा जी। सर वहां से बंद होगी। तीसरी चीज, यहां पर पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी है, जो लाइबिलिटी है वो क्या है जी? अनलिमिटेड है। जैसा सोल प्रोप्राइटरशिप में थी, यहां पर भी क्या है? लाइबिलिटी अनलिमिटेड। जब मैं लाइबिलिटी यहां पर बात कर रहा हूं अनलिमिटेड की, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्या यहां पर उस पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी की बात हो रही है या पार्टनर्स की लाइबिलिटी की बात हो रही है? लिमिटेड लाइबिलिटी अगर मैं बात करूं कि जी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी किसकी है? उस बिजनेस की है या पार्टनर्स की है? बिजनेस की है। बिजनेस की है ना? बिजनेस की है। गलत कह रहे हैं आप लोग। ठीक है जी। पार्टनर्स की है। जब भी लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको सामने नजर आए या वर्ड लिखा हुआ नजर आए, तो वहां पर हमेशा मेंबर्स की या पार्टनर्स की बात की जा रही होती है। जो लाइबिलिटी की बात की जा रही है ना, वो पार्टनर्स की लाइबिलिटी की बात की जा रही है, कि उन लोगों की लाइबिलिटी लिमिटेड है। क्लियर होगी बात? ये नहीं है। कल
मैंने आपसे छोटा सा एक क्वेश्चन किया था कि जी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है क्या प्रोप्राइटरशिप के केस में, तो सर ने जवाब दिया था कि जी अगर बैंकरप्ट होगी बिजनेस उसका, तो उसके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो भी सेल कर दिए जाएंगे। यही सेम चीज आप यहां पर अप्लाई कर दें। अगर पार्टनरशिप बैंकरप्ट हो जाती है, राइट, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसके अपने एसेट्स होंगे, बैंकरप्ट हो गई, तो बैंकरप्सी के बाद सबसे पहले उसके एसेट्स डिस्पोज ऑफ किए जाएंगे, वहां से जो पैसा मिलेगा क्रेडिटर्स को पेमेंट की जाएगी, राइट। अगर तब भी पैसा पूरा नहीं होगा तो फिर वो क्या होगा, वो दोनों पार्टनर्स के पास चले जाएंगे, लाए हमारा पैसा दें। पार्टनर्स बोलेंगे जी हमारे पास तो लीगल एंटिटी थी, इसके तो आपने एसेट डिस्पोज ऑफ करवा दिए, अब किस चीज के पैसे, वो कहेंगे जी आपने पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाई थी और वहां पर लिखा हुआ है कि जी पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, लाए अब अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचें और हमें पे ऑफ करें। इसी वजह से इसी चीज को काउंटर करने के लिए 2017 में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब बात समझ आई कि वो लॉ क्यों है, ये लॉ क्यों है, ताकि पार्टनर्स की लाइबिलिटी को लिमिटेड किया जा सके, उसके स्कोप को कम किया जा सके, उनके पर्सनल एसेट्स को सेव किया जा सके। ठीक है जी, क्लियर होगी बात, कोई परेशानी यहाँ तक? पार्टनरशिप एक्ट 1932। यस जी, वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है 2017 का। इंशाल्लाह ताला जब ये वाला मैं कवर कर लूंगा तो उस पर मैं आऊंगा कैसे करना है। ठीक है, नहीं सर ये सेपरेट लॉ है। जी सर बिल्कुल, वो जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात कर रहा हूँ वो आपका लोकल लॉ है। मैं बता रहा हूँ उसी बारे में, ये जो आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना, ये आपका लोकल लॉ है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, मैंने पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत पार्टनरशिप रजिस्टर करवानी है तो मैं कराची में यहाँ पे जाके करवाऊंगा। अगर मैं लाहौर में हूँ तो लाहौर के रजिस्ट्रार ऑफिस जाऊंगा। ठीक है, पेशावर में हूँ तो पेशावर के रजिस्ट्रार ऑफिस जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने एलएलपी बनवानी है तो उसका रेगुलेटर एक ही है, एससीसीपी। मैं सिर्फ यहाँ से बैठूंगा और अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कर लूंगा, मुझे कहीं जाने की ऐसा जरूरत नहीं है। पूरे मुल्क में उसके लिए एक चीज एप्लीकेबल है और ठीक है। 2017 की बात कर रहा हूँ सर, वहां कानून ही अलग है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके अंदर देखने वाली क्या बात है जी, देखने वाली ये बात है कि अ, यहां पर कि हमने इस पार्टनरशिप को रजिस्टर कैसे करना है। आज से पहले किसी ने ये अटेम्प्ट किया या काम किया है पार्टनरशिप कैसे बनती है? एनीवन? अच्छा जी, आपने भी किया सर, आपने तो सर किया होगा जी। चलें जी, अच्छा जी, पार्टनरशिप फॉर्मेशन के लिए आपने सबसे पहला जो काम करना है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो आपने एक डीड ड्राफ्ट करनी है, पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करनी है। ये है जी एक पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही है, अगर आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं देन इट्स अप टू यू। इसमें एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं हुई कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। आप अपने हिसाब से अगर इसकी फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं इट्स अप टू यू। आप इन क्लॉजेस को हेडिंग में कन्वर्ट कर दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। इन क्लॉजेस को ऐसे ही रहने दें, कोई इशू नहीं है। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इन क्लॉजेस में कर दें, कोई मसला नहीं है। ये आपने केस टू केस चीजों को देखते हुए इन चीजों को यहाँ पर आपने अमेंड करना है, राइट। अच्छा जी, पहले पेज पे क्या लिखे जी, दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप इज मेड एट कराची ऑन दिस। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, वो डेट लिखनी है जिस दिन आप इस डीड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, या आप अपने पार्टनर्स के दरमियान इसको साइन कर रहे हो, या आप इसको बना रहे हो, या आपके ये मामला तय पा रहे हो, तो आपने वो उस दिन की यहाँ पर डेट मेंशन करनी है। एंड देन उसी तरीके से उसका मंथ भी आपने यहाँ पर मेंशन करना है। क्लियर होगी जी बात? इसी तरीके से यहाँ पर आप आपने बताना है कि ये पार्टनरशिप किन लोगों के दरमियान हो रही है।
कम से कम मैंने आपको 2 बोला था, और ज्यादा से ज्यादा 20। तो यहाँ पर 2 आएंगे, या फिर 20 आएंगे, 5 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, वट जो भी आपका केस है। तो यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स हैं, आपने वन बाय वन उनकी डिटेल्स को एंटर करना है। क्या डिटेल एंटर करनी है जी? पार्टनर का नाम, सन ऑफ, सीएनआईसी नंबर, और उनका रेजिडेंशियल एड्रेस। इसी तरीके से आप वन बाय वन इसी यहाँ पर ऐड करते चले जाएंगे। जितने भी पार्टनर्स हैं आपने उसकी एडिशन करते चले जाना है। क्लियर होगी बात? कोई मसला यहां तक? अच्छा, नेक्स्ट वन इज कि यहां पर हमने उस पार्टनरशिप का, उस बिजनेस का नाम बताना है कि आप किस नाम से वो बिजनेस, वो पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। कल वाली अगर एग्जांपल दे रही हूं तो यहां पर क्या आएगा जी? आदिल एंटरप्राइजेस, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे आगे लिखा है जी, मेन ऑफिस शैल बी कैरिड ऑन। यहाँ पर आपका जो ऑफिशियल एड्रेस है वो आ जाएगा। अगर आपकी कोई ब्रांच ऑफिस है तो वो यहाँ पर आ जाएगी, वैसे तो ऐसे इसमें नहीं होगा जरूरत। बाकी यहाँ पर अब आपने क्या लिखना है, इस वाले कॉलम या जगह पे आपने अपनी बिजनेस की एक्टिविटी बतानी है, कोर एक्टिविटीज बतानी है कि आप क्या बिजनेस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि जी आप इंपोर्टर या एक्सपोर्टर होंगे, तो आपने यहाँ बताना है कि जी आप एज ए ट्रेडर इंपोर्टर एक्सपोर्टर काम करेंगे, किस चीज़ की एक्सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि जी आप बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जी हम इसमें कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या ये कह लेंगे जी रियल स्टेट सेक्टर से हैं, तो आपने उसको थोड़ा सा डिफाइन करना है कि आप रियल स्टेट सेक्टर में करेंगे क्या। क्या सिर्फ आप बाइंग एंड सेलिंग पे काम करेंगे, या आप कंस्ट्रक्शन पे काम करेंगे, या आप डिफरेंट इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स लेंगे, ऐसे क्या काम करेंगे, वो सब आप में थोड़ा सा यहाँ पर 1 से 2 3 लाइन के अंदर अंदर डिफाइन करना है कि जी आप क्या काम करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? लोग तो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो उन्होंने 5-10 साल के बाद का जो प्लान होता है वो भी एंटर कर देते हैं कि हम ये भी काम करेंगे। क्लियर है जी? तो वो आपने यहाँ पर जो है इन चीजों को मेंशन करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है जी, इसके अंदर क्या लिखा है ये पढ़े। क्या मतलब है जी इस बात का? एग्जैक्टली। ड्यूरेशन के एतबार से हमारे पास 2 टाइप्स की पार्टनरशिप है। एक पार्टनरशिप एट विल, या फॉर द पीरियड या स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक पार्टनरशिप जो हमने बनानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता कि जी दैट दिस डीड शेल बी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ, लेट्स से 5 years, लेट्स से 3 years, लेट्स से 8 years। तो 8 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद वो फर्म, वो बिजनेस, वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आप ये लिखते हैं कि जी दैट दिस डीड शेल बी एट विल, इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स अपनी मर्जी से इसको जब चाहें बंद कराना चाहें बंद करा सकते हैं। ये बात क्लियर हुई या नहीं? कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी, उसके बाद पार्टनर्स के आपने यहाँ पे शेयर्स लिखने जी, प्रॉफिट लॉस का जो शेयर है वो आपने यहाँ पर लिखना है कि जी ये अगर 2 पार्टनर की अगर मैं बात करूं, तो इन दोनों पार्टनर्स में से कितना परसेंटेज किस किस के पास है। ये 50-50 भी हो सकता है, ये 40-60 भी हो सकता है, ये 90-10 भी हो सकता है, 95-5 भी हो सकता है। ये म्यूचुअल एग्रीमेंट पर है कि पार्टनर्स ने आपस में क्या चीज डिसाइड की है। क्लियर है बात या नहीं? अच्छा जी, उस, हाँ, ये इसी बात पे आने वाला हूँ। देखिए यहां पर इन्होंने जो परसेंटेज को जो रिलेट किया है वो किससे किया है, राइट। और इसी नेक्स्ट क्लॉज के अंदर हम यहां पर लिख रहे हैं जी दैट द कैपिटल शेल बी द कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर्स इक्वली। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी 50-50 हो रही है, और प्रॉफिट एंड लॉस भी 50-50 है। अब बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा होता है कि एक बंदे की पूरी इन्वेस्टमेंट होती है और दूसरा बंदा काम कर रहा होता है। उस सिनेरियो में क्या करें? उस सिनेरियो में आप एक कैपिटल क्लॉज जैसे मैंने सेपरेट दी हुई, यहां पर आप उसको बता दें कि जी इस बंदे की इतनी इक्विटी है
और दूसरे बंदे की इतनी इक्विटी है, और इस क्लॉज में बता दें कि उनका जो शेयर होगा प्रॉफिट एंड लॉस का वो कितना होगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने 10 मिलियन लगाए और एक बंदे ने कुछ भी नहीं लगाए, एक स्लीपिंग पार्टनर है और दूसरा जो है काम कर रहा है, मैनेजिंग पार्टनर है, ठीक है। अब डिसाइड ये हुआ कि पैसे मेरे हैं तो मैं 70% लूंगा, 30% तुम्हें दूंगा, राइट। तो यहां पर आपने लिखना है 70-30, और यहां पर आपने बताना है कि जी मिस्टर ए की 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है और मिस्टर बी की 0 इन्वेस्टमेंट। नहीं, उनकी तो ज्यादा होती है मैडम, या तो इक्वल होगी दोनों की या स्लीपिंग की ज्यादा होगी। मैडम पैसा तो उसका ना, वो पैसा नहीं देगा, बिजनेस कैसे करेगा बंदा। एक बंदे के पास स्किल है, पैसा नहीं है, एक बंदा कह रहा है मैं आपको जितने फंड चाहिए दूंगा। तो ये तो डिपेंड करता है कि उनका आपस में एग्रीमेंट किया हुआ है। जी जी बिल्कुल। ये सब बातें जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको ना, ये इससे पहले आपने डिसाइड करनी है वर्बली। जैसे एग्रीमेंट होता है ना, कभी आपने कभी किसी को जी आप ये काम करेंगे, तो इसको आप ये फिर इन रिटर्न फॉर्म के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट में लेकर आ रहे हैं कि जो बातें आपने की हैं वो अब इन रिटर्न फॉर्मेट आपके सामने आ रही है कि प्रॉफिट एंड लॉस इतना होगा, कैपिटल हमारा इतना होगा, ये चीजें इतनी होंगी। ये सब चीजें आपने फिर यहाँ पर मेंशन करनी है। बिल्कुल। हाँ, अब लॉस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, फॉर एग्जांपल वो कहता है जी बंदा 70, मैं कहता हूँ 70-30 पे, ठीक है, और उसको क्या हुआ जी, लॉस हो गया, राइट, उस बिजनेस को लॉस हो गया, ठीक है। अब अल्टीमेटली देखा जाए, जिस बंदे ने 6 महीने मेहनत की, काम किया, उसको 30% तो मिलना चाहिए था शेयर। लेकिन एक पार्टनर्स की कैपिटल स्टेटमेंट बनती है, वो मैं आपको बता दूंगा, उसमें से वो 30% का लॉस उसके कैपिटल में नेगेटिव में चला जाएगा। उसके हाथ में कुछ आया नहीं, उल्टा वो 30% का क्या हो गया, लाइबल हो गया। जब कभी उसके पास इन फ्यूचर प्रॉफिट आएगा तो वो लाइबिलिटी, वो नेगेटिव अमाउंट उसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट हो जाएगी। अब फिर तो मैडम ये तो फिर अलग कहानी है, फिर तो वो फिर जिसके पैसे हैं वो बेचारा देखता रहेगा और जो काम करने वाला है वो करता रहेगा। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अच्छा जी, फोर्थ वन इज बड़ी इंपॉर्टेंट क्लॉज है ये, दैट द बैंक अकाउंट विल बी ओपन इन एनी शेड्यूल बैंक एंड शैल बी ऑपरेटेड बाय एनी वन ऑफ द पार्टनर और इज मे बी म्यूचुअली एग्रीड बाय बोथ द पार्टनर्स। कोई एक बंदा भी कर सकता है, दोनों भी कर सकते हैं, आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट में जो काम होगा वो कर सकते हैं। ये क्लॉज क्यों मैंने कहा जी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये क्लॉज नहीं डाली और आप बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए गए, बैंक वाला बोलेगा जी इसमें बैंक वाली क्लॉज का है, फिर आप जाएंगे इसको अमेंड करवाने के लिए। सॉरी, नहीं सर, वो सबसे पहले आपकी डीड पढ़ते हैं, वो सबसे पहले आपकी डीड पढ़ते हैं और ढूंढते हैं कि इसमें क्लॉज का है बैंक का। जब तक बैंक का क्लॉज उनको यहाँ नहीं मिलता वो आपको बोलेंगे जाए इसको अमेंड करा के ले। ये प्रैक्टिकली तजर्बे से आपको बात बता रहा हूँ। इसीलिए सर यहाँ लिखा मैंने एज में भी म्यूचुअली एग्रीड बाय बोथ पार्टनरशिप। सर ये बैंक अकाउंट की क्लॉज है कि ये पार्टनरशिप बिजनेस किसी भी शेड्यूल बैंक में बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है, और इन दोनों पार्टनर्स में से या तो दोनों ही ऑपरेट करेंगे या कोई भी एक करेगा, एज पर द म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख दूं कि यहां पर जो बैंक को ऑपरेट करेगा शेल बी ऑपरेटेड बाय पार्टनर टू, पार्टनर नंबर 2, तो फिर बैंक वाला क्या करेगा, उसी की सिग्नेचर ऑथराइज करेगा। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि इसको जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है ऐसे ही रहने देते हैं, अनटिल अनलेस कोई बहुत ज्यादा कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई मजबूरी नहीं है तो वो किसी का नाम एंटर कर देते हैं, अदरवाइज यहाँ पर ये क्लॉज नॉर्मली आपको स्टैंडर्ड हर पार्टनरशिप में आपको मिलेगी। अच्छा जी, बाय ऑल द पार्टनर्स, ऑल कर देंगे आप, ऑल कर देंगे सर बिल्कुल। जी जी सर बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, अब ये कुछ ऐसी क्लॉजेज हैं जो हर पार्टनरशिप में आपको मिलेंगी मिलेंगी। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हवाले से है, ये पार्टनर्स की ड्राइंग के हवाले से है, ठीक है, ये भी अकाउंट्स के हवाले से है, और ये भी देखा जा रहा है कि जी यहाँ पर जो है पार्टनरशिप बिजनेस को कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, क्या चीज़ है। तो बेसिकली ये जो मैंने आपको ऊपर जो वन बाय वन बताई है ये इंपॉर्टेंट है, ये बिजनेस का नेम, ड्यूरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल कैपिटल स्टेटमेंट, यहाँ पे ये क्लॉज आ गई कैपिटल की, बैंक क्लॉज आ गई, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ये एक चीज,
क्या लिखा है जी? That the partnership business shall not be dissolved by the death of any partner, but either the share of such deceased partner shall vest in the heirs of the said deceased partner, who shall constitute as party for the purposes of partnership. सर सिंपल सी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो पार्टनरशिप खत्म नहीं होगी, जिस तरह मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में बताया था कि बिजनेस खत्म। यहाँ पर अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उसका जो शेयर होगा वो किसको ट्रांसफर हो जाएगा? उसके लीगल एयर्स को ट्रांसफर हो जाएगा। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। अगर ये बात मैं यहाँ पर ना भी लिखूं तो तब भी कानून ये प्रोटेक्शन देता है उस पार्टनर को जिसकी डेथ हो जाए कि उसका जो शेयर है वो उसके लीगल एयर्स में ट्रांसफर किया जा सकता है। जी, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ जी, मिस्टर ए मिस्टर बी, मिस्टर ई के मिस्टर ई जो है वो भी पार्टनर है, मिस्टर बी भी पार्टनर है, मिस्टर बी के हैं 4 बच्चे, राइट। मिस्टर बी की डेथ हो गई, मिस्टर बी का शेयर था जी लेट से 40% और मिस्टर ए का था 60%। अब होगा क्या कि मिस्टर बी की जो डेथ हो गई तो जो शेयर्स मिस्टर बी के था 40% था, वो चारों बच्चों में 10-10% करके डिवाइड कर दिया जाएगा। वो चारों बच्चे इसमें क्या हो जाएंगे? एज अ पार्टनर अपने वालिद साहब की जगह पर आ जाएंगे। अगर नहीं आना चाहे तो उसका प्रोसेस होता है, वो अंडरटेकिंग दे सकते हैं, वो अंडरटेकिंग लिख के दे देंगे जी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारी जगह पे आप इस बंदे को इसको देंगे। कोई एक बंदा भी आ सकता है। जाहिर बात है सर, वो ऐसे नहीं होता, वो आपके वर्बली तो कभी भी नहीं होता। तो जब आप साइन करवाने के लिए जाएंगे, सारी चीजें करवाने के लिए जाएंगे, तो मामला यहीं पर आके बैठते हैं कि जी पैसे कितने दे रहे हैं आप। ठीक है जी। गार्जियन आप उस पर अपॉइंट कर सकते हैं, मसला नहीं है इसके लिए, गार्जियन अपॉइंट हो सकता है। जी जी सर, माइनर बिल्कुल है सर। लेकिन वो आपका शेयर किसी को भी नहीं दे सकते सर, ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपका शेयर किसी को नहीं दे सकते। जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते सर। लेकिन आपको लेकिन आपको पाकिस्तान की एक हालत में ये बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है ना लोग ये फेक सिग्नेचर चला के जो काम कर लेते हैं, लेकिन अब ऐसा पार्टनरशिप के लिहाज से जो है बहुत बहुत चीज़ें खत्म ना होने के बराबर हो गई। ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जाते हैं, सारी चीज़ें डेथ सर्टिफिकेट जाते हैं, उसके बगैर वो ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। वो पार्टनर्स हाँ आपके बच्चों को जो है अंधेरे में रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन जब उन्हें पता लगेगा तो वो बिल्कुल इसका क्लेम कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। सॉरी, मैं बता देता हूँ कैसे क्लेम करें। मैडम जैसे उनको पता लगेगा तो वो क्या करेंगे? वकील करेंगे और क्या करेंगे? कोर्ट जाएंगे, उन पे केस करेंगे पार्टनर्स पे जो उनके वालिद साहब के पार्टनर्स थे, और कोर्ट जो है फिर इस मामले के अंदर जो है ऑर्डर करेगी। अगर उनके फेवर में ऑर्डर आएगा तो जाहिर बात है वो उनको कैरी आउट करना पड़ेगा। ठीक है जी। सर पार्टनरशिप की जो जिसकी मैं ये बात करूँ उसमें कोई एनुअल कंप्लाइंस नहीं है सिवाय इनकम टैक्स रिटर्न के। ठीक है जी। अच्छा जी, सर आप कह रहे हैं 8 नंबर पॉइंट दैट द बिजनेस लुक्ड आफ्टर द फर्स्ट पार्टनर। सर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जी इस क्लॉज में कि यहाँ पर इस बिजनेस को कौन बंदा लुक आफ्टर करेगा, मैनेज कौन करेगा। तो इस क्लॉज से पता लग रहा है जी फर्स्ट पार्टनर जो है वो क्या है जी, मैनेजिंग पार्टनर है। और आगे ये भी लिखा है और एज मे बी म्यूचुअली एग्रीड बाय बोथ द पार्टनर्स, चाहे दोनों कर सकते हैं, कोई एक कर सकते हैं, इट्स अप टू देम। ठीक है जी। अच्छा, ये बाकी सारी बिल्कुल जो है एक स्टैंडर्ड वो है क्लॉजेज हैं, ये मैं आपको डीड भेज दूंगा, तो आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, और अगर आप कुछ एडिशन डिलीशन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आप गूगल पे जाके भी पार्टनरशिप के फॉर्मेट्स देखना चाहते हैं तो वहां से भी आपको हजारों फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। ठीक है सर, वो अभी पार्ट इस टॉपिक का पार्ट नहीं है ना। नहीं सर, वो तीसरे पार्ट में है, अगर अभी मैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं अमेंडमेंट को डिस्कस करूंगा फिर रिटायरमेंट को करूंगा, राइट। 2 क्लासेस में इंशाल्लाह हो जाएगा।
सर खत्म नहीं हो जाएगी वो, पे क्या जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे वो बोलेंगे अगर आप नहीं लेना चाह रहे तो इसकी जगह पे ये पार्टनर सी है, आप इसको ऐड कर दें, वो साइन करके दे दें इनकी फेवर में। अगर वो यही नहीं चाहते कि जी हमें इसमें शेयर नहीं चाहिए, बिजनेस बंद हो, तो ऐसा नहीं कर सकते वो। उनको म्यूचुअली जो जो पहला पार्टनर होगा वो ये उनको ऑफर करेगा कि अगर आप नहीं करना चाह रहे तो मैं तीसरा बंदा लेकर आ रहा हूँ, आप उसके हक में जो साइन कर दें, दैट्स इट। और मेरी गवर्नमेंट जॉब है इसमें लॉयर चाहते हैं और ये बिजनेस का पार्टनरशिप में भाई कर रहा हूँ वो मैंने डिक्लेयर भी कर दिए मैं फर्स्ट वर्ल्ड टेस्ट में पार्टनर तो वो पार्टनरशिप वैलिड रहेगी। पार्टनरशिप तो वैलिड रहेगी ना सर, आपकी सीट का मसला है, आप पब्लिक ऑफिस होल्ड कर दें, पार्टनरशिप तो वैलिड रहेगी, वो आपकी जज बनने से इनवैलिड नहीं हो सकती, आपको वहां से अपने आप को निकालना पड़ेगा। नहीं, आपको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी सर, यस एग्जैक्टली सर। ठीक है जी, आप उसकी जगह पे क्या करें, अपने किसी फैमिली मेंबर को ऐड कर दें, मिसेस को कर दें, पेरेंट्स में से किसी को कर दें। अच्छा जी, अब क्या सिनेरियो जी? हाँ ओके, लास्ट पेज पे यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स हैं उनके नाम, उनके सीएनआईसी सिग्नेचर्स होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसी तरीके से वो नीचे क्या करेंगे, विटनेस करेंगे। ये काम आपका डीड को ड्राफ्ट करने के हवाले से यहाँ तक खत्म हो गया, पहला काम आपने कर लिया। ठीक है जी, दूसरा काम अब आपने क्या करना है कि इस डीड को आपने लेजर पेपर पे या लीगल पेपर पे प्रिंट आउट ले लेना। ठीक है, आप इस पे प्रिंट आउट लेके उनके सिग्नेचर्स करवा के अपने पास इसको रख ले। दूसरा काम अब आपने क्या करना है कि आपने स्टैम्प पेपर इशू करवाना है। कौन सा जी? ई स्टैम्प पेपर। ठीक है जी, ई स्टैम्प पेपर इशू होगा, उसके लिए आपको एक फॉर्म यहां पर बनाना पड़ेगा, वो आप फॉर्म बनाएंगे, उसको बैंक में जमा करवाएंगे, उसके बाद आपको बैंक जो है क्या करेगा, एक 5,000 रुपए का स्टैम्प पेपर देगा। कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सिर्फ लिखेंगे ई स्टैम्प सिंध, ये यूआरएल आप लिख लें प्लीज, estamps.gos.pk। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है सबको? अब आप यहां पर जाएंगे चालान फॉर्म नंबर 32A में, एग्री करेंगे तो आपके सामने एक इस तरीके का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। किस किसने काम पहले किया है सर? आपने किया होगा सर, और सर आपने भी किया होगा जी। वो मैं एंड में दिखाता हूँ उनको, पहले मैं जरा प्रोसेस कंप्लीट कर दूं, जैसे ही फिर मैं आपको यहाँ पे शो करवा दूंगा। ठीक है जी, अच्छा जी, यहाँ पे करने के जी अब सबसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कराची में कर रहा हूँ तो जी मैंने कराची के यहाँ पे इसको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया, कराची, और यहाँ पर मैंने स्टैम्प पेपर टाइप को सिलेक्ट करना है, जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल। डिफरेंस क्या है जी? एग्जैक्टली सर, अगर आपने कोर्ट में कोई अगर एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं या कुछ आप फाइल कर रहे हैं केस, तो वहां पर जुडिशियल स्टैम्प पेपर यूज होता है, बाकी कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं कुछ भी तो वो नॉन जुडिशियल यूज होगा। ठीक है जी, अच्छा सर वो जुडिशियल होगा, यस। यहां पर हमने क्या करना है, नॉन जुडिशियल, राइट। अब उसके बाद यहां पर वो हमसे बोल रहे हैं कि जी सिलेक्ट डीड नेम, ये बुक का आइकन आपको नजर आ रहा है, मैंने इसको ओपन किया, यहां पर आप आएंगे 24A में, पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कितने का स्टैम्प पेपर है सर? ये फिक्स है, 5,000 रुपए का पार्टनरशिप के लिए स्टैम्प पेपर फिक्स है। तो पहला खर्चा तो सर आपका यहाँ हो गया 5,000 रुपए का, ये लिख लें आप,
खर्चा भी आपको साथ साथ में लिखवा दूंगा कितना आएगा। करना क्या जी अब आपने, कि आपने इसको सिलेक्ट करना है यहां पर जाके 24 एक हो गया जी, क्लियर। अब यहां पर पूछ रहा है कि जी ये चालान कौन पे करेगा, फर्स्ट पार्टी करेगी सेकंड पार्टी करेगी, मतलब फर्स्ट पार्टनर करेगा सेकंड पार्टनर करेगा। तो यहाँ पर नॉर्मली हम इसको फर्स्ट पार्टी कर देते हैं। और नॉर्मली मेरी प्रैक्टिस क्या रहती है कि मैं ये चालान में जो है ना, ये जब एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर कर देता हूँ, राइट। तो आपको यहाँ एक ही बताना है सर, ये बेसिकली मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ बैंक में और बैंक को बोलता हूँ सर मुझे 10 लाख रुपए की गारंटी की बनानी है, मैंने किसी डिपार्टमेंट में जमा करवानी है, राइट। बैंक कहता है मुझे ई स्टैम्प पेपर चाहिए, लेट सपोज 2000 वाला या 400 वाला या चले 1000 वाला, आप वो ई स्टैम्प पेपर ला कर दे दें, वो पेमेंट आप नहीं करनी। तो वहां पर मैं क्या करूंगा, पेमेंट जब मैं कर रहा हूँ तो फर्स्ट पार्टी में मैं अपने आप को सिलेक्ट कर लूंगा, और सेकंड पार्टी यहाँ पर जो है जब मैं नीचे भी इन्फॉर्मेशन एंटर करूंगा तो यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यहाँ पे बैंक की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और स्टैम्प पेपर के फॉर्म पे लिखा हुआ आ जाएगा कि जी ये चालान किसने पे किया है, फर्स्ट पार्टी ने पे किया। तो वैसे ऐसा इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको सेकंड कर दें फर्स्ट कर दें, पेमेंट कंसल्टेंट के पास आ गई, वो बेचारा खुद ही ये काम कर रहा होगा, ठीक है। तो आप इसको फर्स्ट पार्टी कर दीजिएगा, क्लियर होगी बात। अब एक और चीज जी, अगर आपने ये चालान ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो आपने इसको चेक करना है, और यहां पर आपने बैंक सेलेक्ट करना है कि आप किस बैंक से स्टैम्प पेपर रिसीव करना चाह रहे हैं। ये जो बैंक लिखा हुआ है ना, ये बैंक इसलिए लिखा हुआ है कि ये इन दोनों में से कोई एक बैंक आपको क्या देगा, स्टैम्प पेपर देगा, ठीक है जी। मैं कहता हूँ जी मैं नेशनल बैंक से जाके लूंगा तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा, मैं कहता हूँ मुझे सिंध बैंक से लेना है तो मैं सिंध बैंक सेलेक्ट कर लूंगा। लेट्स सी मैं कहता हूँ जी नेशनल बैंक से मुझे लेना है, राइट। अब उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन मांग रहे जी। बीइंग अ कंसल्टेंट मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर कर देता हूँ, या जो बंदा ये काम कर रहा होता है वो फीडिंग करते वक्त अपनी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है एंटर कर देते हैं। मैं कहता हूँ जी ये एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आपके सामने फीड कर दी। अब दूसरा काम क्या करना है जी, यहाँ पर आपने पार्टनर की डिटेल को एंटर करना है, ठीक है। पार्टनर है जी कौन, आदिल साहब। आदिल साहब आपका पूरा नाम क्या था, मोहम्मद आदिल हुसैन। 4200 3522 ठीक है जी। यहाँ पर हमने सन ऑफ, जी फादर का नेम मोहम्मद रफीक। कॉन्टैक्ट नंबर मैं कहता हूँ अभी छोड़े हम अपने ही डाल देते हैं, बस इतना बहुत है। तो मैं यहाँ पर भी ईमेल अपनी फिलहाल एंटर कर देता हूँ। एड्रेस में मैं क्या देता हूँ जी, ये मेरा एड्रेस है, राइट। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, ये आपने रेलेवेंट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो उस बंदे की यहाँ पर एंटर करनी है, ठीक है जी। मैं इसको चेक करूंगा और मैं ऐड कर दूंगा, एक काम ये हो गया। अब मुझे एटलीस्ट दूसरे पार्टनर को भी एंटर करना ही करना है इस पर्पस के लिए, राइट। मैं यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन एंटर कर देता हूँ कि मैं इसमें पार्टनर हूं उनके साथ। सर ये दोनों पार्टनर्स की एंट्री हमने यहाँ पर कर दी, आप दोबारा यहाँ पर सर ऐड कर दें। वैसे इस चालान के लिए, चालान को क्रिएट करने के लिए मिनिमम 2 की रिक्वायरमेंट है, आप तब भी करना चाहें आप इसको कर सकते हैं, ये प्रोसीड हो जाएगा जी। नहीं नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं। एप्लीकेंट कौन है यहाँ पर, मैं ही हूँ,
यहाँ पर कोई वकील भी हो सकता था, कोई कंसल्टेंट भी हो सकता है, मसला नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट करूंगा। जी सर, बिल्कुल आएगा। आप नाम दोनों का आएगा, अगर दो से ज्यादा पार्टनर हो तो लिख के आएगा अदर्स। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, अगर आप दो से ज्यादा किसी की एंट्री करेंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो कम से कम जो इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए दो की, आप दो की एंट्री करके आगे चले जाए। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। हाँ, वो अभी नहीं डालने, वो मैं एक सिनेरियो समझा रहा था, उसको छोड़ दे। पार्टनरशिप के केस में सिर्फ आपने ये काम करना। क्लियर है जी। अच्छा, यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे जी अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, क्या करूं इसका? 5,000 डाल दूं? अगर ना भी डालूं तो क्या होगा सर? अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू 1 रुपये भी लिख दूं तो क्या होगा? जी, नहीं, यहाँ पे अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन की बात की जा रही है। वो तो स्टैंप ड्यूटी की जो वैल्यू है वो तो 5,000 फिक्स ही है, वो तो है। लेकिन यहाँ पे कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं। आपने मेरा वाला काम किया, मैं भी यही करता हूँ, लेकिन है नहीं है सच। ठीक है सर, देखिए ये जो चालान के जो मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ ना, तो यहाँ पर डिफरेंट और भी स्टैम्प पेपर इशू होते हैं। मैं अगर आप बात करूँ कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवानी है तो उसके लिए भी स्टैम्प पेपर इशू होता है। तो वहाँ पर जो प्रॉपर्टी पे जो स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट होती है वो उसकी कंसिडरेशन पे कैलकुलेट होती है, कि कितने में सेल हुआ है, कितने में परचेज हुआ है। तो जितनी अमाउंट मैं यहाँ लिखूंगा उतनी वो ड्यूटी हाई होती जाएगी। लेकिन पार्टनरशिप के केस के अंदर मैंने आपको बताया कि जी जो स्टैम्प ड्यूटी है वो फिक्स है। तो यहाँ मैं अब 1 रुपये लिखूं या 10 करोड़ लिखूं, क्या होगा जी? 5,000 ही रहेगी। ठीक है। तो होगा क्या, मैं यहाँ पर वैसे जो मेरी प्रैक्टिस है, मैं यहाँ पर कैपिटल अमाउंट शो कर देता हूँ कि जो फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट होने जा रहा है, जो पार्टनर्स कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, मैं वो अमाउंट यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी ये लोग 10 लाख रुपए लगाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पर आपने सारी चीजें दोबारा से रिव्यू करनी है। 5,000 का स्टैम्प पेपर है, 100 रुपये बैंक वाले लेंगे आपसे। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, उनके सर्विस चार्जेस हैं। अगर आप यहाँ 100 रुपये पे नहीं करेंगे तो वहां जाके आपको 200 और पे करने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब सिनेरियो ये है कि आपने इसको क्या करना है, सेव। और सेव करने के बाद ये आपके पास एक पीस आईडी आएगा, ये भी आप इसको सेव कर लें अपने पास। ये आप चालान को प्रिंट कर लें, तो आपके सामने ये एक चालान आपको शो हो जाएगा। ये है जी स्टैम्प पेपर का चालान। अभी स्टैम्प पेपर आपके पास आया नहीं है, ये चालान है। ये चालान आपने क्या करना है, ये वन बिल के थ्रू आपने इसकी पेमेंट कर देनी है। आप अपनी बैंकिंग एप्लीकेशन में जाएंगे, जिस तरह आप बिजली के बिल या डिफरेंट बिल्स की पेमेंट करते हैं। सॉरी, ये वाले ना, आप तो फिर इसको क्या करें, आप इसको वन बिल जाके सिलेक्ट करें वेंडर में, और वहां पर जाके ये पीएस आईडी लिखें जो लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, और इसको आप क्या करें, इसकी आप पेमेंट कर दें। जब आप पेमेंट कर दें तो नेक्स्ट डे आप जाइएगा, तो आपको जो है, जो बैंक हमने सेलेक्ट किया था नेशनल बैंक, वहां से आपको आपका जो स्टैम्प पेपर है वो नहीं मिलेगा। मिलेगा, वो आपको बुलाएंगे, बोलेंगे सर सिस्टम अभी नहीं चल रहा, दोपहर में आइएगा। फिर आप दोपहर में जाएंगे, वो ऑफिसर चले गए। सॉरी, नहीं, नहीं सर। सर कैसे करेंगे आप ऑनलाइन प्रिंट? एक गवर्नमेंट इशूड एक डॉक्यूमेंट है, एक पेपर है, आप कैसे यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं? नेशनल बैंक से कर लें। हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ सर, नेशनल बैंक और सिंध बैंक। उन्होंने आपको सिर्फ प्रिंट ही देना है चालान को देख के, लेकिन वो उसमें भी आपको कहते हैं सिस्टम नहीं चल रहा, यार कल सुबह चक्कर लगा लेना। तो आप एक काम ये कीजिएगा कि आप सुबह सुबह जाइएगा, तो आपको आराम से जो है ये काम आपका हो जाएगा। ठीक है जी। 2-3 से ज्यादा स्टैम्प पेपर लेकर गए, के करवाने बोलेंगे, आप एक करवा के पीछे चले जाए फिर दोबारा लाइन में। तो आप समझ रहे हैं कि वो काम क्यों कर रहे हैं। सिंध बैंक में कम है, अगर कोर्ट्स के अंदर ये कोई बैंक खुला हुआ है तो वहां पर तो ये हरकत नहीं हो सकती। लेकिन जैसे अगर मैं नेशनल नेशनल बैंक की बात करूं, जो आपका पीआईडीसी से वाला जो नेशनल बैंक है, क्लब रोड वाला है, आपका मेन ब्रांच है, तो वहां पर ये काम एक्चुअली में होते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। नहीं, जो बंदा लेने की, वैसे तो मैं आज से खुद लेने के लिए नहीं गया हूँ,
लेकिन जो लड़के जाते हैं लेने के लिए, उन्होंने तो आज तक ऐसे नहीं बोला कि शनाख्ती कार्ड की कॉपी मांग रहे हैं। बस आपने चालान और इसकी पेड जो आपकी रिसीट होगी वो आपने शो करनी है कि हमने पेमेंट कर दी। वो उसका स्टेटस सिस्टम पे चेक कर लेगा, वो पेड आ रहा होगा तो वो आपको स्टैम्प पेपर इशू करके दे देगा। ठीक है जी। सॉरी, नहीं सर, वो अभी मोहरम साहब अगर आप प्लीज स्टैम्प पेपर अगर आप निकाल के दिखा दें तो मैं सबको एक दफा दिखा दूँ। अच्छा जी, अगर कंपनी पार्टनर है तारिक साहब तो वहां पे आप कंपनी करेंगे, बिल्कुल यही सेम प्रोसेस होगा, कंपनी का एनटीएन आप एंटर कर देंगे, दैट्स इट। एहसन साहब कह रहे हैं जी पंजाब के लिए नहीं, ये पंजाब के लिए वेबसाइट नहीं, पंजाब के लिए डिफरेंट है। ओनली सिलेक्टेड ब्रांचेस कैन प्रोवाइड स्टैम्प पेपर नोट, जी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ सिलेक्टेड ब्रांचेस है जो स्टैम्प पेपर देती हैं, जैसे मैंने पीआईडीसी क्लब रोड और मेन ब्रांच का कहा जी। ये स्टैम्प पेपर बेसिकली ये तो 2000 का है। इसी तरीके से आपके पास एक स्टैम्प पेपर आएगा, सर देख लेंगे आप प्रिंट नहीं कर सकते ऑफिस में। ठीक है जी, तो ये आपको मिल जाएगा। क्लियर है जी? जी नेशनल बैंक आपको देगा। अच्छा जी, कितने काम हो गए जी हमारे? पहला काम डीड को ड्राफ्ट किया, दूसरा काम प्रिंटिंग की साइन सिग्नेचर करवाए, तीसरा काम हमने ये किया। अब चौथा काम क्या करना है? इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास पोर्टल है जी, business.sin.gov.pk जी। वर्कफ्लो के लिए मैंने मैंने जो है ना बेसिकली स्लाइड्स बनाई हैं, वो मैं आपको भेज दूंगा, सब मिल जाएंगी, उसके अंदर लिखा होगा। पहले तो आपने वर्ड पे बनानी है ना, उसको लेजर पेपर, ग्रीन कलर का एक लीगल पेपर होता है, उस पर प्रिंट कर लीजिएगा। यस, ये स्टैम्प पेपर आपके पास आ गया। इस स्टैम्प पेपर पे आपकी डीड का फर्स्ट पेज प्रिंट होगा। फर्स्ट पेज आपका सिर्फ इसका, आपकी डीड पे आपका जो डीड का फर्स्ट पेज है वो इस स्टैम्प पेपर पे प्रिंट होगा। यस, ठीक है, बाकी लेजर पेपर पर है, कोई मसला नहीं। बाकी वो अटैच कर एग्जैक्टली। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझा दी मैंने, समझ आ गई सबको? सर क्या समझ नहीं आया इसमें? मैं भी जूम इन कर देता हूँ, ये बल्कि ये देखिए आप, business.sin.gov.pk। अब यहाँ पर मैं किसी का साइन अप करवा के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये भी वैसे ही है। आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन पे जाना है, एक नंबर ईमेल एड्रेस देना है, आपको उस पर कोड रिसीव होंगे, इसको प्रोसीड कीजिएगा तो आपके पास ईमेल आ जाएगी और आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी। आपका जो देखें एज ए कंसल्टेंट मैंने खुद अपनी ये करवाई हुई है। अब इसमें जब मैं लॉगिन करूंगा तो उसमें काफ़ी सारी एंटिटीज आ रही होंगी। अगर आप अपना कर रहे हैं तो एज अ पार्टनर आप खुद ही करवाना चाह रहे हैं काम, तो आप अपना बना लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आप कंसल्टेंट हैं तो आप एक अपना बना लें और उसमें सबकी एडिशन करके या रजिस्ट्रेशन करके आप यहाँ से प्रोसेस किया करें सारों को। सेपरेट बनाने की ऐसी जरूरत नहीं है जी। वो वही है सर, FBR है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पार्टनरशिप के लिए पहले यहाँ आना है आपने, ये सारा प्रोसेस करते हुए। यस सर। ठीक है जी, मैं वो सर ओपन कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये जी मैंने लॉगिन किया और ये एक इसका डैशबोर्ड है। मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर आऊंगा और यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया जी, रजिस्टर अ न्यू पार्टनरशिप फॉर्म, राइट। वो यही आपको नोट बता रहे जी, पार्टनरशिप फॉर्म AOP इज रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। इफ यू वुड लाइक टू रजिस्टर एज सोल प्रोप्राइटर काइंडली विजिट FBR पोर्टल। कल मैंने आपको बताया, अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं प्लीज विजिट SECP के पोर्टल के लिए, यहाँ पे लिंक है। क्लियर है जी बात? तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के लिए सिर्फ आपने इसी पोर्टल को यूज करना है। बिल्कुल सर। ठीक है जी। पार्टनरशिप में मैं कहता हूँ जी आदिल एंटरप्राइजेस नाम है जी बिजनेस का। बिजनेस टाइप क्या होगी? कमर्शियल और इंडस्ट्रियल में डिफरेंस क्या है? यस, कमर्शियल मींस कोई अगर ट्रेडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो यहाँ पर आएगा, और अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उसकी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट होगी, राइट। मैं कमर्शियल पे जाऊंगा फिलहाल। बिजनेस सेक्टर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जैसे कल हमने एक्टिविटी सेलेक्ट की थी,
एनटीएन बनाते वक्त, तो हमने यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है क्या है। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ जी जनरल ऑर्डर सप्लायर है ये बंदा, तो यहाँ पर देखें जी जनरल ऑर्डर सप्लायर आ रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे, रेस्टोरेंट करेंगे, ट्रैवल एजेंसी करेंगे, कार्गो करेंगे, वो सब आपके सामने यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज आ जाएंगी। मैंने इसको सेलेक्ट किया जी, ये हो गया जी यहाँ पे। अब वो पूछ रहे जी फर्म का एड्रेस बताइए। मैं कहता हूँ जी ऑफिस नंबर 504, फिफ्थ फ्लोर, सीजर्स टावर, मेन शहर है फैसल। ठीक है जी, कराची सेलेक्ट किया जी हमने। यहां पर भी आपने क्या सेलेक्ट करना है जी, कराची। सिटी आपने दोबारा अगेन यहां पर सेलेक्ट करनी है कराची। अब आपसे पूछ रहे जी जिस ऑफिस का आपने भी एड्रेस दिया है, आप वहां पर बताएं कि आप ओनर हैं या टेनेंट हैं। मैं कहता हूँ जी मैं टेनेंट हूँ। शेयर पूछ रहा है, कल क्या बताया था मैंने, 1%। वो टाइप ऑफ ऑफिस पूछ रहा है क्या है जी, जी कमर्शियल प्रॉपर्टी पे काम कर रहा हूँ। ऑफिस है, सेंटर है, क्या है, कॉलेज है, हम कहते हैं जी ऑफिस है। डेट ऑफ एक्वायरिंग द ऑफिस प्लेस, ये कहाँ से लिखेंगे, रेंट एग्रीमेंट से देख लेंगे आप। जो आपके पास एग्रीमेंट आपने एग्जीक्यूट किया है, आप उस रेंट एग्रीमेंट से, मैं कहता हूँ जी आज की डेट से ही मेरे को ये ऑफिस मिला है। तो सर यहाँ पर देखें घर के लिए भी कहा हुआ है, ये रहा 2 मिनट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लीजिएगा इसको आप। किसमें, यहाँ पर सर चेंज हो जाएगा ना, अपार्टमेंट, बंगलो, कंपार्टमेंट, कॉटेज, फ्लैट, ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जी कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगेन, और इसको मैं ऑफिस सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा जी, लैंडलाइन नंबर है तो दे दें, फैक्स नंबर है तो दे दें, नहीं है तो छोड़ दें। ठीक है, ईमेल एड्रेस लिख दीजिएगा यहाँ पे जी, लिख दी मैंने यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर ये एज सच कोई काम करने की जरूरत नहीं है इन दोनों में, सेल्स टैक्स में और यूबीआई में, राइट नाउ। ठीक है, अब आपने बताना है कि जी आपकी जो पार्टनरशिप की स्टैब्लिशमेंट डेट है वो क्या है। सर ये वही डेट है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, कि जिस दिन आप उस पार्टनरशिप को एग्जीक्यूट करेंगे। पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी कि डेट और मंथ आपने लिखना है, वही डेट आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट से मैंने काम किया। यहाँ तक किस किस को क्लियर है या नहीं है। प्रॉपर्टी अपनी है तो सर वो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे ओनर पे आ जाएंगे। ठीक है, और ये भी वही है, ये भी अगेन आपसे पूछता है जी एक्वायरिंग डेट बता दें। अब इसमें देखें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो जिसके ओनर आप हैं तो आपको इतना तो याद होगा आपने किस साल में परचेज किए, किस मंथ में किए, बस वो मंथ की जाके कोई भी डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, ड्यूरेशन के एतबार से मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एट विल एंड स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड करूंगा तो वो मुझसे क्या पूछ रहा है, डिसोल्यूशन डेट बता दो। मैं 5 साल के बाद की भी दे सकता हूँ, 8 साल के बाद भी दे सकता हूँ, 3 साल के बाद भी दे सकता हूँ। मैं अभी कर रहा हूँ जी इसको एट विल। किस किस को समझ में नहीं आई, क्लियर है। अच्छा जी, सर कुछ पार्टनर्स जो है काम काफी टाइम से कर रहे होते हैं बट पार्टनरशिप डीड बाद में बनाते हैं, जी। तो हम एग्जीक्यूशन में बैंक डेट डाल सकते हैं। हाँ ये स्टैब्लिशमेंट की डेट इसीलिए दी है ना सर, कहाँ गई। सर इसकी बात नहीं करा, जो आपने डीड बनाई थी उसमें आप बैंक डेट की कर execution- सकते हैं सर, मसला नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं, आप कर सकते हैं। ठीक है, सेव एंड इसको नेक्स्ट किया। अब वो, अब आपसे वो पार्टनर्स की डिटेल्स मांग रहे हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आपके पास 4 तरीके के लोग या एंटिटीज या पर्सन्स आपके फर्म में पार्टनर बन सकते हैं। कौन कौन लोग जी, लोकल पार्टनरशिप में आपके कौन कौन लोग आएंगे, जो पाकिस्तानी रेजिडेंट्स हैं, नेचुरल पर्सन की बात की जा रही है, वो लोग आएंगे। नंबर 2, अगर मैं किसी चाइनीज को अपने साथ पार्टनर बनाना चाह रहा हूं तो फॉरेन पार्टनरशिप में उसका नाम लिखूंगा, उसकी सारी डिटेल्स लिखूंगा।
अगर कोई लोकल कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी हमारी पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर आना चाह रही है, तो मैं उसकी डिटेल भी यहां पर एंटर कर सकता हूं। तो देखिए पूछ रहे जी कौन सी एंटिटी है, वो कंपनीज एक्ट 2017 की है। तो फिलहाल आप अभी इतना याद रखें, जो मैंने आपको प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड का कहा है, तो वहां पे आपने कंपनीज एक्ट 2017 को सिलेक्ट करना है। क्लियर है? इसी तरीके से अगर कोई बाहर की कोई फॉरेन कंपनी है, तो आपने क्या करना है, उसकी डिटेल आपने सारी यहां पर एंटर करनी है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा सिंपल रखेंगे, हम इसको लोकल पार्टनरशिप पे यहां पर इसको सारी चीजों को एंटर करेंगे। जी एडल्ट पार्टनर है, यहां पर मैं आता हूं मिस्टर, फर्स्ट नेम मैं कहता हूं जी आदिल साहब, आप अपना बताएं। मोहम्मद आदिल हुसैन, ठीक है जी। सन ऑफ मोहम्मद रफीक, डेट ऑफ बर्थ ऐसे जरूरत नहीं है आप, वैसे अगर मैं यहाँ पे ना सिनेसी वाली ना भी डालूं तब भी ये कुछ मसला नहीं करेगा मेरे साथ, ठीक है। तो मैं इसको ले जाता हूँ जी और पीछे, मैं कहता हूँ जी 1990 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है सर। सीएनएससी नंबर 4200 3522, क्लियर है जी। सीएनआईसी की इशू डेट मांग रहे हैं, मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल 2020 में हुआ है, अक्टूबर 27। ये यहाँ पर ये काम ना कीजिएगा, ये आपने सब डाटा देख कर यहाँ पर पुटअप करना है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए चीज़ बता रहा हूँ। सीएनआईसी एक्सपायरी मैं कहता हूँ 10 साल के लिए होता है, मैं इसको ले जाता हूँ जी 2030 पे, और अक्टूबर था, और मैं चाहता हूँ जी 27 अक्टूबर, क्लियर। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग द फर्म कहाँ से आएगी जी, जो एग्जीक्यूशन डेट आपने एंटर की है उसी डेट को आप यहां पर क्या करें, लिख लें। पार्टनरशिप परसेंटेज कितने हैं जी, 50-50 है जी, सही है जी। ईमेल एड्रेस आगे जी, यहाँ पे रिलीजन आपने सेलेक्ट करना है जी। अच्छा यहाँ पे पूछते हैं कि जी आप प्रिंसिपल ऑफिसर है, क्या मतलब है इस बात का, एग्जैक्टली exactly, कि आपके में से दोनों में से प्रिंसिपल ऑफिसर या मैनेजिंग पार्टनर कौन है, राइट। या आप इसको यहाँ पे यस कर दें, ठीक है। अब वो जी 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 जी, नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है, हो सकता कोई बंदा। अच्छा जी, अब आ जाए जी यू, मैं कहता हूँ जी इनका जो नंबर सर आपका मोबाइल लिंक था 03 03, आदिल साहब कुछ भी डाल दूं, नंबर नहीं बताना आपने, लीक हो जाएगा आपका नंबर। 0309 2838 083। बेफिक्र हो यार, आपको कॉल नहीं करेगा कि आपने फीडिंग किया, आपने बनाया क्यों नहीं। जरा क्वेश्चन पे ध्यान था वो, अच्छा सर अच्छा, आपने वो प्रिंसिपल ऑफिसर जो किया उसमें नो के बाद कोई और डिटेल्स मांग रहा नहीं नहीं नो के बाद नहीं मांगे, ठीक है। मैडम वो एफबीआर में किया था, ये एफबीआर नहीं है, ठीक है जी, दोनों चीजें डिफरेंट है। जी अमीर साहब बिल्कुल ये काम कर सकते हैं आप। उजैर अली साहब कह रहे हैं व्हाट अबाउट एनटीएन, एनटीएन सर ये पहले बना लें फिर एनटीएन बनाएंगे, ठीक है। हाउस नंबर भी हम कुछ भी लिख देते हैं सर, ठीक है जी। प्रोविंस में आते हैं जी, सिंध आएगा। डिस्ट्रिक्ट जी मैं कहता हूँ कराची साउथ, साउथ सिटी में जी कराची। टाइप ऑफ प्लेस जी, आपके घर की बात पूछ रहे हैं जी, आप रेजिडेंशियल पे रहते हैं, अपार्टमेंट है जी, आप कह लें जी ओनर है या टेनेंट है, आप इसमें लिख देख लीजिएगा, टेनेंसी कर देते हैं। मैं कहता हूँ जी आज ही मैंने घर भी लिया है, ठीक है जी। ये आपने सेम एज अबव कर देना है, ठीक है। और यहाँ तक आपके क्या हुआ जी, ये सारी की सारी फीडिंग मैंने कर दी। अब यहाँ पर क्या करना है, आपने सीएनआईसी की फ्रंट और बैक आपने अटैच करनी है,
क्या फॉर्मेट होना चाहिए जी? जेपीजी हो, जेपीईजी हो या पीएनजी हो, पीडीएफ इसके अंदर अलाउ यहाँ पर एट दिस स्टेज नहीं है। मैं चूज फाइल पर आता हूँ, टाइप में आके देख लेते हैं जी, अगर जेपैग हमारे पास हो। ठीक है जी, मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे अटैच कर देता हूँ और मैं दोबारा यहाँ पे जाके ठीक है, और अब ट्राई करते हैं जी ऐड करने की। एड्रेस sme.c@gmail ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके जी, समटाइम्स ये मसला कर देता है समटाइम्स। वो शायद मेरे वाला था, सेम कर दिया। क्या थी यार आपकी मादिल? हुसैन 979। ठीक है, अब चेक करते हैं, मुझे लगता है अभी भी ये कुछ ना कुछ मसला निकालेगा। दोबारा इसको अटैचमेंट करनी पड़ेगी और 79 दोबारा हम क्या करेंगे जी इसको, चले जी, एक पार्टनर हमने उसकी डिटेल एक पार्टनर की एंटर कर दी। ठीक है जी, मुबारक हो सर आपको। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप एडिट करना चाहते हैं एट दिस स्टेज तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। अभी जाहिर बात है मुझे इस प्रोसेस को आगे करने के लिए सेकंड पार्टनर की डिटेल की भी जरूरत है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, फौरन जो है इसको दोबारा एक हाइपोथेटिकली किसी बंदे की डिटेल यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। अच्छा ये अभी यहाँ पर अगर किसी को मसला कोई परेशानी है तो जो मैं फीडिंग कर रहा हूँ तो वन बाय वन देख लें दोबारा, फिर मुझे आप बता दीजिएगा। अच्छा जी, मैं कहता हूँ जी मैनेजिंग पार्टनर नहीं है, और मैं यहाँ पर आता हूँ, नंबर एंटर करता हूँ। एक्टिंग का जो ऑप्शन है, डालें, डाल भी सकते हैं, नहीं भी डालें तो ऐसा मसला नहीं है। अगर यहाँ पे एस्टेरिस्क होता इसकी तरीके से तो ये फिर मैंडेटरी होता, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है जी सर, जिसकी इन्फॉर्मेशन पुटअप की जा रही है। ठीक है जी, चूज फाइल अगेन जेपैग 29। ओके, मोबाइल नंबर, तो जी मोबाइल नंबर हमने कहाँ लिखा है? ये ठीक है जी, दोबारा हम इसको ऐड करते हैं।
देखिए जी, दोनों की डिटेल्स एंटर हो गई। जैसे ही मैंने दूसरे की डिटेल एंटर की तो आपके सामने एक फॉर्म नंबर 1 जो है ये पॉपअप हो गया आपके पास। आप इसको प्रिंट करेंगे, ये आपके सामने आ रहा है जी। इसको आप प्रिंट कर लें, यहां पर आके सिग्नेचर कर दें। किसके जी? दोनों के करना चाहते हैं दोनों के कर दें, या कोई एक मैनेजिंग पार्टनर कर दे, राइट। और यहाँ पर दोनों बंदों के सिग्नेचर सेपरेट भी आप यहाँ पर करेंगे। ये आपने फेयर पेपर पे प्रिंट करना है, प्रिंट करके सिग्नेचर करना है, देन दोबारा स्कैन कर लीजिएगा। क्लियर होगी जी बात? कोई मसला? क्लियर है जी? अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट। कोई ब्रांच ऑफिस है जी? अगर मैं येस करूंगा तो सारी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, वहाँ का पोस्टल एड्रेस, चीज़ें, लैंडलाइन, वो सारी चीज़ें आपने एंटर करनी है। ब्रांच एड्रेस नहीं है तो उसको आप नो कर दीजिएगा। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। अच्छा जी, इसको भी आप नो कर दीजिएगा, यहाँ पर भी इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी एक से ज़्यादा कोई ब्रांचेज हैं, ठीक है, आप इसको नेक्स्ट करेंगे। ये अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इस पूरे के पूरे फॉर्म को रिव्यू करना है सुकून से, तसल्ली से। आपने सारी चीज़ें इस पर देखनी है कि क्या नाम मैंने लिखा है, क्या एड्रेस लिखा है, क्या एक्टिविटी ली है। जो भी हमने डाटा फीड किया था वो एक आपके सामने फॉर्म की शक्ल के अंदर आपके सामने आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये आप इसको रिव्यू कर लेंगे। रिव्यू करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पर जाना है। वो यहाँ से आपसे दो चीज़ें मांग रहे हैं, पार्टनरशिप डीड को अपलोड कर दें और जो फॉर्म नंबर 1 था उसको भी अपलोड कर दें। ठीक है, पार्टनरशिप डीड जो आपने प्रिंट कर ली थी, साइन कर ली थी, स्टैम्प पेपर पे भी प्रिंट कर ली थी, सिग्नेचर कर दी थी, तो आपने इसमें एडिशनल काम एक और क्या करना है कि आपने उसको नोटराइज करवाना है। नोटराइज का मतलब पता है? नोटराइजेशन, नोटरी पब्लिक अटेस्टेशन। आप जब भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट किसी डिपार्टमेंट में जमा करवाते हैं तो आपको उसको किसी नोटरी ऑफिसर से, एक पब्लिक ऑफिसर से अटेस्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, अटेस्टेशन कहाँ से होगी सर? अगर आप पासपोर्ट ऑफिस के सामने बिल्कुल जाके देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे वकील हजरात बैठे हुए हैं, सिटी कोर्ट में भी है, तो वो आपकी क्या करते हैं, ये अटेस्टेशन जो है कर देते हैं। ठीक है, आपने इसकी अटेस्टेशन करवानी है। एंड आफ्टर अटेस्टेशन आपने इसको क्या करना है, यहाँ पर आपने इसको यहाँ पर पीडीएफ में एक डीड जो है अटैच करनी है जी। ये मैंने डीड यहाँ पर अटैच कर दी। एंड फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी यही हमारा फॉर्म 1 है और मैंने फॉर्म 1 भी अटैच कर दिया। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। वो पुराने ज़माने चले गए कि आपने किसी वेंडर से जाके स्टैम्प पेपर खरीद लिया और उसको किसी भी काम के लिए चला लिया। अब स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ होता है कि ये किस पर्पज़ के लिए। अच्छा जी, आप इसको करेंगे अपलोड। अपलोड जैसे ही करेंगे तो आपके सामने क्या आया जी, 10,000 का चालान। सर क्या बताते, बताएं सर। कितना लिखा था आपने? नहीं सर, आप दोबारा इसको रिविजिट कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन की फीस चाहे अगर आप 10 करोड़ भी कैपिटल रख दें सर, वो 10,000 ही है। हाँ सर, मैंने परसों करवाई है डीड, मैं तभी आपको बता रहा हूँ। नहीं नहीं, हम क्या ना, मैंने बिल्कुल अभी रिसेंटली 3 दिन पहले ही एक डीड रजिस्टर करवाई है करंट। तो ये जो है 10,000 रुपये आपके फिक्स है चलान। ठीक है जी, तो आपने इसको सर वो जो ब्रांच ऑफिस वाला हमने इसके ऐड कर दें, उससे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा चलान पे। जैसे अगर ब्रांच में तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, करना तो चलता है तो चलता रहता है, एक बात कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा जी, प्रिंट चालान पे जाऊंगा। ये हमारे सामने एक प्रिंट चालान हो गया प्रिंट। इसको क्या करना है आपने जी, इसको आपने जमा करवाना है कहां पर? दैट्स इट। ये आप नेशनल बैंक में जमा करवाएंगे। जैसे ही जमा करवाएंगे थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो स्टेटस है वो पेड हो जाएगा। जैसे ही जी सर, ये ऑनलाइन नहीं हो सकता, मैं चेक कर लेता हूँ आपके सामने। ये नेशनल बैंक में ही होगा सर, ये नहीं होगा यहाँ, ऑनलाइन नहीं होगा, वरना यहाँ बीसीआईडी कहीं ना कहीं लिखी होती। ठीक है, तो वहां आप इसको जमा करवाएं और जमा करवाने के बाद यहाँ पे वो पेड आ जाएगा।
आप इसको नेक्स्ट करेंगे, ये इसी डेट की जो आप करंट डेट की डेट मेंशन कर दीजिएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे, डिक्लेरेशन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा होगा, सबमिट कर दीजिए। आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका केस उनके पास चला जाएगा और आपको उस पर क्या करना है, वेट करना है। आप जिंदगी भर वेट करते रहेंगे, आप मर जाएंगे, आपको वहां से जवाब नहीं आएगा। सर आपको वेट करना है, ये करने के बाद कयामत तक सर। ठीक है जी। सर आप कुछ कह रहे थे जी। ये सर यहाँ पर आता है ऑप्शन सबमिट का, अभी कहीं कहीं नहीं देना सर। आपने आपने जैसे ही चालान पेमेंट करा दी ना, आपने चालान उनको दे दिया, चालान आपने पास लिया है, तो यहाँ पर ये देखेंगे जो बैक मैंने आपको बताया था, यहाँ पर इसका स्टेटस पेड पे आ जाएगा, ये अनपेड लिखे ना, पेड आ जाएगा। फिर आपने इसको नेक्स्ट करना है, तो यहाँ पर एक सबमिट का ऑप्शन आ रहा होगा, डिक्लेरेशन को चेक करके आपने इसको सबमिट कर देना, केस आपका सबमिट। ठीक है जी। अब इसके बाद प्रोसेस क्या है, आपने जो केस वो सारा काम किया था, पार्टनरशिप डीड बनाई थी, उसकी कॉपी करा लीजिएगा। ठीक है, उसकी कॉपी करवाने के बाद आप वो केस लेके स्टेट लाइफ बिल्डिंग ऑपोजिट टू जैनब मार्केट, सेकंड फ्लोर पे रजिस्ट्रार ऑफिस में चले जाइएगा। सब बता रहा हूँ। तो आप वहां जाके उनको बोलें कि जी मैंने ये केस जमा करवाया है और ये पार्टनरशिप हमने सारे काम कर दिए, तो काइंडली आप इसको अप्रूव कर दें। ठीक है, और आप उनको ऐसा बोलेंगे और वो बोलेंगे जी ठीक है, कल आपको सर्टिफिकेट आपका मिल जाएगी। हाँ, ये आपका ख्वाब है कि वो आपको ऐसी बात बोलेंगे। ठीक है, वो आपको बोलेंगे कि आप आए इधर, इतनी मेहनत करके आए, तो थोड़ी सी मेहनत और करें, इस फाइल में कुछ खर्चा पानी भी ऐड करें आप। ठीक है, तो 5,100 रुपये का तो आपने चालान की पेमेंट की। ठीक है, 10,000 रुपये आपने ये की, कितने हो गए, 15,100। चले मैक्सिमम मैक्सिमम आपने 300-400 रुपये की नोटराइजेशन, फोटोकॉपी, ये सारी चीजें करवा ली। ठीक है, कितने हो गए जी, 15,500 रुपये आपका खर्चा हो गया जी। अब वहां पर अब आगे आपने जो खर्चा देना है, वो मैं सारी बातें यहाँ थोड़ी बताऊंगा, वो तो डिपेंड करता है कि आप वहां जा रहे हो, आपको क्या बोलेंगे जी। ठीक है, तो वो जो है आपसे जो पैसे रिक्वायर करेंगे, आपने वो कोटेशन में ऐड करके उसके ऊपर जो आपने कंसल्टेंसी रखनी है, वो आप रख सकते हैं। एक अंदाजा अब आपने बताया 2 दिन पहले कराई, सर आपने कितने पैसे लिए? यही तो मैं बताना नहीं चाहता आपको। सर हमारे अब देखें, एक बंदा दिमाग, पैसे अंदाजा मांग सकते हैं। देखें आप फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आज आपने सीटीए का कोर्स लिया है, आप 4 महीने के बाद आते हैं सर मुझे यूएसए का कोर्स भी करना है, हम आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देते हैं। फिर आप आते हैं सर मुझे यूके का भी करना है, हम आपको और डिस्काउंट दे देते हैं। तो जितना आप आएंगे जाएंगे उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है जी। जी सर ये भी मुझे नहीं पता, मैं डिपार्टमेंट जाता ही नहीं। जी नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। इस तरीके से जिस बंदे का 10 करोड़ रुपया, वो क्या करेगा, वो तो मर जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है जी। सर मैंने कहा मैं लड़के को कब भेजता हूँ, मैं कहा मैं तो फोन पे काम करता हूँ सारा। ठीक है जी, मैं तो लड़के को भी नहीं भेजता सर जी। नहीं, वो मैं देखें डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे जो मार्केट में जो विद चालान, जो अब लोग कंसल्टेंट जो वकील पैसे चार्ज करें पार्टनरशिप बनाने के, वो ऑलमोस्ट 40 से 45 हज़ार रुपये, 35 से 45 हज़ार में वेरी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहाँ कितने देने, आपने कितने रखने, इट्स अप टू यू। जी सर, मैं चालान की बात कर रहा हूँ, स्टैम्प पेपर की भी बात कर रहा हूँ। 5,100, 10,000 नोटराइजेशन और आगे भी वो सब चीजें मिला के मैं आपको बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब आपको आई होप क्लियर होगी वो चीजें। तो जो मार्केट रेट वो मैंने आपको बता दिया, अराउंड 45,000 ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े दिल के सखी हैं जो आपको दे दें, लेकिन मोस्टली काम हो रहा है 35 to 40, 35 to 40। ठीक है, नहीं, रजिस्ट्रेशन के लिए पार्टनर्स का जाना जरूरी नहीं है। आगे मैं आपको बताऊंगा, रिटायरमेंट के केस के अंदर जाना मैंडेटरी होता है। यहाँ पर अभी फिलहाल जाना जरूरी नहीं है, सिर्फ फॉलोअप के लिए जाना जरूरी है, वो आप खुद जाएं या कंसल्टेंट जाए, अप टू यू। सर आप जितना जल्दी इसको फॉलो करेंगे उतना जल्दी हो जाएगा, ये 3 दिन में भी हो जाता है, 3 से 4 दिन है मैक्स। हाँ नहीं आएगा सर, आपको कोई कुछ भी नहीं होगा सर।
कुछ भी नहीं होगा, पहले आप आजमा के देख लें इस चीज को, ठीक है। तो आपने केस को फॉलो करना है, और आप फॉलो करेंगे तो केस जितना जल्दी करेंगे फॉलो हो जाएगा और चीज़ें हो जाएंगी। ऐसे मैक्सिमम अगर आपने क्लाइंट को कोई टाइम देना है इसका, वो आप इसको दे दें 7 to 8 वर्किंग डेज दे दें, उसके अंदर एक काम हो जाता है, ठीक है। सबमिट कराने की बात कर, सबमिट करा दें, उसके बाद आप उनसे 7 डेज का टाइम ले लेंगे जी, अब हो जाएगा। हाँ, अब सवाल ये कि जी ये तो हमारी एंटिटी रजिस्टर हो गई, इसके साथ पार्टनरशिप हमारी बन गई, अब इसका एंटीन भी तो बनाना है, ठीक है जी। एंटीन बनाने के लिए क्या करेंगे, आपने एंटीन बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, 24 घंटे का वेट करना है। आपको जो आपका पार्टनर है, मैनेजिंग पार्टनर है, उसकी एसएमएस पे, उसकी सॉरी मैसेज पे एक एसएमएस आएगा, एफबीआर का आईडी और पासवर्ड, ठीक है। यस, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा 24 घंटे के बाद ऑलमोस्ट, तो आपका वो एंटीन बन जाएगा। बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, फायदा नहीं है। जी जी सर, बिल्कुल। नहीं नहीं, उनके पास नहीं है, ठीक है जी। इस पोर्टल पे जो डालेंगे इसे वो लिंक जी सर, बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही। तो आपका एंटीन ऑटोमेटिकली बन जाएगा, तो आपको एसएमएस रिसीव हो जाएगा पार्टनर्स में से किसी एक के पास, वो आईडी पासवर्ड आप अपना शेयर कर दें तो इंशाल्लाह ताला काम आपका हो जाएगा, ठीक है जी। उसको लॉगिन कर लीजिएगा, वहां से सर्टिफिकेट निकाल लीजिएगा और आपका काम खत्म। इसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाएं। समझा नहीं आपकी बात? एक इंडिविजुअल का मैं बिजनेस चला रहा हूँ। तो वो आपके सोल प्रोप्राइटरशिप पे चलेगा। नहीं नहीं नहीं, ये अलग चीज है, वो आपकी अलग चीज है। वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप पे सारा काम चल रहा है, इसका सेपरेट पार्टनरशिप का एंटीन बनेगा, उसके सारे काम उसके एंटीन के अंदर होंगे, पार्टनरशिप के एंटीन में होंगे। आप अपना अलग करेंगे, इस पार्टनरशिप का सेपरेट रिटर्न फाइल होगा। इसका जो आईडी पासवर्ड दिया है ना, इसका एंटीन भी अलग होगा। कल हमने देखा था नाम में मोहम्मद आदिल का नाम आ रहा था, इसके पार्टनरशिप के एंटीन में आदिल एंटरप्राइजेस लिखा हुआ आ रहा होगा। और बैंक पार्टनर का जो सोल अकाउंट है वो तो सही चल रहा है, सोल बिजनेस जो है वो तो बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन पार्टनरशिप अगर वो होती है सॉल्व होती है तो फिर किसी भी मामले में तो लायबिलिटी क्रिएट होता है, फॉर एग्जांपल नेगेटिव मेरे पास एक लायबिलिटी आती है 10 लाख रुपए जी और मेरे ऐसे जो टोटल बिजनेस है वो 5 लाख रुपए का, तो मेरा अच्छा रनिंग बिजनेस चल रहा है, वो भी छोटा सा जी तो उसके अंदर क्या होगा, मेरे 5 लाख वो 10 लाख मुझे कितने बन जाएंगे, क्योंकि 32 में मेरे 1930 सर, ऐसा ही है, ऐसा ही है। उस बात का मतलब ही यही है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ही यही है। अब वो आप जहां से भी उनको पूरे करके दें, ठीक है। अनटिल अनलेस आप सूट फाइल नहीं करते कोर्ट में कि मुझे बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दें प्लीज, ठीक है। क्लियर होगी बात आज की? नहीं, क्यों नहीं करना सर, करें आप, आपको किसने मना किया? अगर आप ये सोच के करेंगे फिर तो सर आप कुछ कर ही नहीं सकते, फिर आप जॉब ही करते रहिए जी। नहीं नहीं, आप करें, इसमें डरने वाली ऐसा बात नहीं है। देखिए, जब भी कोई बंदा किसी बिजनेस में जंप इन करता है तो वो सारी चीजें देख के करता है। अब आप जहरी बात है, अगर आप देखेंगे कि अगर कोई मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा रिस्की है, तो ऑब्वियसली आप उसमें थोड़ा सा एजेंट होंगे कि यार मेरे साथ मसले हैं ये, या आप बोलेंगे कि मैं किसी सेफ मॉडल की तरफ जाऊँ, कंपनी बना लूँ प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बना लूँ, तो आप इस तरीके के साथ आपको सेव करेंगे, ठीक है जी। जी मैडम, बिल्कुल ग्रुप में आपको शेयर हो जाएंगी सारी चीज़, ठीक है जी। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चन है सर, पंजाब की वेबसाइट क्या होगी पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन के लिए? मैडम, यहाँ business.sindh है, तो वहाँ पे आप business.punjab.gov.pk देख लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको नजर आ जाएगा ये। पर्चा पाने के बाद कितने दिन में काम होगा? सर मैंने अभी आपको बताया जी, 7 डेज में हो जाएगा ऑलमोस्ट। हु विल क्रिएट द एनटीएन बाय जीओ है सर? सर ये ऑटोमेटिकली, ये जो सिस्टम है ना, ये business.sindh का, ये एफबीआर के साथ इंटरलिंक है। जैसे ही आपकी डीड रजिस्टर्ड होगी, आपका 24 घंटे में एनटीएन भी बन जाएगा ऑटोमेटिकली, एसएमएस आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक है। सर आप, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप अगर कंपनी बनाने के लिए जाएंगे तो कंपनी का कोई ना कोई तो रेगुलेटर होगा, एससीसीबी है, वही इसको अप्रूव करेगा। इसी तरीके से ये जो पार्टनरशिप, इसका भी कोई रेगुलेटर है। कौन है रेगुलेटर उसका? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। वो रजिस्ट्रार जब तक इसको अप्रूव नहीं करेगा तब तक आपकी ये बिजनेस रजिस्टर नहीं होगा।
पाकिस्तान के 132 का लॉ फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें भी हिंदुस्तान एग्जिस्ट करते थे, तो उसको सर बिल्कुल करते थे, बिल्कुल है सर। 89 की तो मैंने खुद भी देखी है, 85 की भी देखी है, 91 की भी देखी है। यस एग्जैक्टली सर। अच्छा, ये होने के बाद आपको ईमेल आ जाएगी जी, आपका केस अप्रूव हो गया। आप यहाँ माई सर्टिफिकेट्स में जाएंगे और यहाँ पर जाके इसको व्यू करेंगे तो इस तरीके के एक आपके पास पार्टनरशिप सर्टिफिकेट आ जाएगा जी। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जी, पिछले 2 साल से ऐसे ही। राइट, ये आपने इसको प्रिंट करके तावीज की तरह इसको आपने टांग लेना अपने ऑफिस में, और साथ साथ अपना जो एनटीएन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको भी। तो ये मैंने आज आपको अल्हम्दुलिल्लाह सर, इसी के लिए तो आपने फॉलो अप करना है। ठीक है जी सर, इसका रिटर्न आप फाइल करेंगे हर साल। मसला ये है कि अभी बहुत सारी चीजें ना आपके माइंड में मिक्सअप हुई हुई है, वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके आपकी उलझन खत्म होती जाएगी जब हम सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे। तो अभी मैं तो रिटर्न्स पर आया ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि बिजनेस किसने रजिस्टर करना है, कैसे करना है, कैसे होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। लास्ट एक आपसे अनाउंसमेंट ये करनी थी, रिक्वेस्ट भी करनी थी कि नेक्स्ट वीक से अगर हम 6:30 कर रहे हैं क्लास ऑफिस इश्यूज बहुत होते हैं ऑफिस सर, 1 घंटा पहले निकलते हैं तो यहाँ पर टाइम 15 मिनट बीच में डेट सर मैं माजरत चाहता हूँ, आज मेरी वजह से थोड़ा लेट हुआ है, वरना 7 पे बिल्कुल हो जाता है बिल्कुल। ठीक है इंशाल्लाह वो हो जाएगा बीच में, क्योंकि मैं नमाज की वजह से कहता है 10 मिनट उसमें आ जाते हैं आप, इसीलिए मैं थोड़ा पीछे करना चाहता कि 1 घंटा क्लास हो जाए और 10 मिनट हम ब्रेक ले लें, एंड देन फिर आधे घंटे की क्लास और कर ले। बहरहाल काफी सारे लोग हैं यहाँ पे जो वो 6:45 भी नहीं हो सकता आपके लिए। 7 बजे की सही ट्रैफिक के इश्यूज बहुत होते हैं। चले फिर एक काम फिर ये कर लेते हैं कि 7 मीन्स 7 आप लोगों के लिए। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला 7 बजे क्लास रखते हैं और 7 बजे इसको स्टार्ट करेंगे। 8:30 कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए। थोड़ा सा सेशन आगे पीछे हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन, सारी चीजें, तो 10-15-20 मिनट का मार्जिन रखा करें जी। ठीक है सर, बिल्कुल जिस तरीके से आज की इसी तरीके से 10 मिनट का ब्रेक कर लेंगे और उसको हम खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। सर कंपनी का फर्क इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। वैसे कंपनी में शेयर्स होते हैं, कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं। पार्टनरशिप में जो मैं आपको पार्टनरशिप की बात करूं, ये फर्म है बेसिकली, इसमें पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, इसमें शेयर्स नहीं होते, इसमें डिविडेंड्स नहीं दिए जाते। ऑन द अदर हैंड कंपनी में डिविडेंड दिए जाते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी शेयर्स के अगेंस्ट लिमिटेड होती है। यहाँ पे लायबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड है, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत रजिस्टर्ड है। ठीक है जी, ये बेसिक से कुछ इसका डिफरेंस है। ठीक है जी, इंडिविजुअल और कंपनी आपस में, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है, हो जाएगा सर, हो जाएगी, नो इशू। सर आपने रजिस्ट्रेशन सिखाई, अगर आप खत्म करना चाहें तो वो भी आप सर आज क्या 12 तक सेशन लेके जाना है क्या? नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला अमेंडमेंट भी देखेंगे और डिसोल्यूशन भी देखेंगे। हाँ नहीं, ये तो खत्म हो जाएगा सर, हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला। कमिंग क्लास में एक क्लास हमारी लगेगी अमेंडमेंट और डिसोल्यूशन पे, बाकी फिर इंशाल्लाह कंपनी पे हम चले जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, कुछ ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चन है सर जी। ऑफिस जहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा वो डिस्ट्रिक्ट में होती है? जी जी, हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं सर, ये बेसिकली ऐसे कराची का, तो कराची का एक ही ऑफिस है, हैदराबाद में भी एक ही है, सक्खर में भी एक ही है। तो इसी तरीके से आपको रजिस्ट्रार ऑफिस के ऑफिस जाना पड़ेगा। मीर मोहसिन साहब कह रहे हैं सर यहाँ पे 6 बजे नहीं हो सकती, 7 बजे होगी। वी कुड नॉट रीच, आई कैन नॉट रीच, वी हैव टू लीव ऑफिस आफ्टर 6 PM। ओके जी, 7 PM लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2017 के थ्रू इस में होगा। जी बिल्कुल मुदब्बिर साहब, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो 2017 का जो कानून है वो SECB से रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। जी जी सर।